नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मोदी कैबिनेट 3.0 में इन लोगों को मौका, झारखंड में तेज हुई चर्चा, किन किन नामों पर हो सकता है विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में झारखंड से भाजपा के 8 व आजसू के एक सांसद में किसी दो को मौका मिलने की संभावना है। एनडीए के अहम सहयोगी के तौर पर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मौका मिल सकता है, तो भाजपा के किसी एक सांसद को मंत्री पद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कैबिनेट में कृषि व जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री का अहम दायित्व अर्जुन मुंडा के जिम्मे था, लेकिन अर्जुन मुंडा खुंटी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वहीं कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार बड़े अंतर से चुनावी जीती अन्नपूर्णा देवी निवर्तमान सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको भी नए कैबिनेट में अवसर मिल सकता है। चर्चा में निशिकांत और वीडी राम के नाम। गोड्डा से निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार सांसद बने हैं। लोकसभा में भाजपा के पक्ष को दमदार तरीके से रखने वाले निशिकांत की छवि आक्रामक सांसद की रही है। साथ ही संताल इलाके में सिर्फ एक सीट गोड्डा पर भाजपा को जीत मिली है। ऐसे में संताल परगना से प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आई तो निशिकांत दुबे को अवसर मिल सकता है। वहीं राज्य में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। आगामी चुनावों में कुर्मी वोटरों को साधने की भी चुनौती है। इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ी तो एनडीए के सहज सहयोगी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी व जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। जुलाई में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार के अहम अभियान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया है कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर ले। बहुत जल्द अभियान को शुरू करने के लिए अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय स्तर पर हलचलें तेज हो गई हैं। बताते चले कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी अभियान आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 अक्टूबर से शुरू की गई थी। अब तक कुल 3 चरण का अभियान चलाया जा चुका है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। इसलिए इस अभियान को सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। स्कूल कल से खुल रहे हैं, पर एमडीएम का पैसा ही नहीं। झारखंड में सरकारी स्कूल 8 जून से ग्रीष्मावकाश के बाद खुलने जा रहे हैं। इधर प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राशि नहीं है। ऐसे में स्कूलों के शिक्षकों के पास यह समस्या आ पड़ी है कि स्कूल खुलने के बाद वे बच्चों को कैसे मध्याह्न भोजन कराएंगे। बता दें कि सरकारी स्कूलों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिली है। इसकी वजह से यह समस्या आ रही है। इससे पूर्व अंडा के लिए दी गई राशि से ग्रीष्मावकाश से पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन चल रहा था। इसी राशि से सप्ताह में 2 दिन अंडा के अलावा दाल, सब्जी, तेल, मसाला लाकर मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश स्कूलों में अंडा की भी राशि खत्म हो चुकी है। सरकार की ओर से कुकिंग कॉस्ट की राशि स्कूलों को उपलब्ध नहीं कराई गई, तो या तो मध्याह्न भोजन बंद होगा या फिर शिक्षकों को अपने पॉकेट से सामान खरीद कर लाना होगा। पतरातू के तालाटांड पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, ग्राहक की बाइक छीन भागे अपराधी। राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले के पतरातू में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी है। फायरिंग करने के बाद बाइक से आए 2 अपराधी पेट्रोल पंप से एक ग्राहक की बाइक भी छीन कर भाग गए। पतरातू थाना क्षेत्र के तालाटांड स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर गुरुवार की रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के नोजल, मैनेजर ऑफिस, लुब्रिकेट स्टॉल पर कई गोलियां चलाई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए। पतरातू पुलिस ने पेट्रोल पंप परिसर से 4 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी को खंगालने व पेट्रोल पंप मालिक तालाटांड के मोहम्मद शमशेर और पंप कर्मियों से पूछताछ के बाद अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का अलर्ट। गुमला, सिमडेगा और खुंटी में बिजली बारिश की चेतावनी। गढ़वा का पारा 44 के करीब। झारखंड के 2 हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिण भाग के कुछ हिस्सों गुमला, सिमडेगा और खुंटी में बिजली बारिश के साथ तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा गढ़वा में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने 8 जून से लेकर 10 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान अब भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है। कल राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। संताल, रांची सहित कई हिस्सों में इसका असर 8 जून को भी दिखेगा। 7 से लेकर 10 जून तक हीट वेव का भी असर रहेगा। 7 तारीख को पलामू से सटे हुए मध्य भाग में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 8 और 9 जून को इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कई जगहों पर पारा 40 के पार जा सकता है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम में साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड पर भी होगा। पश्चिम बंगाल का एक टर्फ जा रहा है जिसका असर झारखंड पर होगा। आज आसमान में बादल दिखेंगे। कई जगहों पर बारिश भी होगी। 8 के बाद से बारिश में कमी आएगी। राज्य के कई हिस्सों में शाम तक बारिश भी होगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पुराने सांसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले सुदेश महतो ने इन नेताओं से मुलाकात की। आजसू सुप्रीमो ने भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत की शुभकामनाएं दी। आजसू ने झारखंड में भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा था। भाजपा आजसू गठबंधन ने इस बार झारखंड की 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। वहीं भाजपा के 8 नेता भी चुनकर सांसद पहुंच चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नाबालिग आरोपियों ने 2 बच्चियों के साथ किया दुष्कर्म, फोन कर बुलाया था जंगल। रांची के नामकुम में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नामकुम के हेसाबेड़ा जंगल में घटना को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता के साथ ये दरिंदगी करने वाले भी नाबालिग ही हैं। दोनों लड़कियों से पहले से परिचित थे। मंगलवार की शाम दोनों नाबालिग लड़कों ने लड़कियों को फोन कर हेसाबेड़ा जंगल बुलाया और धमकाकर दुष्कर्म किया। पूरे मामले को पहले तो पंचायत स्तर पर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार को ही दोनों पीड़िताओं ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों के अनुसार दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों लड़कों के परिजनों ने पंचायत कर मामले को दबाने की कोशिश की। पंचायत के कारण 2 दिनों तक पुलिस को मामले की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दुष्कर्म के शिकार दोनों नाबालिग पीड़िताएं न्याय की मांग पर अड़ी रहीं, जिसके बाद मामला नामकुम थाने पहुंचा। नाबालिग पीड़िताओं के परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मुख्यालय डीएसपी 1 अमर पांडे ने बताया कि मामला प्रकाश में आने के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोनों आरोपी भी नाबालिग है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बोले अर्जुन मुंडा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार के कारणों पर जरूरी चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की ओर से कोई चूक नहीं की गई है। अर्जुन मुंडा ने अपनी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वे जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्य की राजनीति में अर्जुन मुंडा की क्या भूमिका होगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वे निभाएंगे। जब वे साधारण कार्यकर्ता थे तब भी वे पार्टी के लिए समर्पित थे और जब मंत्री बने तब भी वे पार्टी के लिए समर्पित रहे। इसलिए आने वाले समय में भी वे भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कमाने गया था बाहर, पत्नी जादूगर के साथ भाग गई। गोड्डा जिला का मोतिया ओपी क्षेत्र के देवबंधा गांव के गोराडिया टोला के रहने वाले उपेंद्र मांझी काम करने बेंगलुरु गए थे। इधर उनकी पत्नी जादूगर के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस के पास आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। उपेंद्र ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसकी पत्नी पुतुल देवी 35 वर्षीय 6 बच्चों के साथ गांव में रहती है, जबकि वह मजदूरी करने के लिए बेंगलुरु चला गया था। इधर 19 मई को उसके गांव में एक जादूगर आया था। वह ग्रामीणों को जादुई तरीके से साइकिल चलाकर दिखाता था। जादूगर ने अपना नाम अभिनंदन मस्ताना बताया था। वह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खुलासपुर गाँव का रहने वाला है। पति ने यह भी बताया कि अभिनंदन मस्तान ने शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर करने के नाम पर गाँव के कुछ लोगों के साथ
झाड़ फूक भी करता था। इसी झांसे में आकर उसकी पत्नी पुतुल देवी ने भी अपना झाड़ फूक करवाया। इसके बाद महिला ने पति उपेंद्र मांझी को सारी बातें बताई। महिला ने बताया कि झाड़ फूक के बाद सिर चकराने की बात कही, इसलिए वह बेंगलुरु से तुरंत गोड्डा के लिए रवाना हो गया। घर आने पर ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पत्नी एक बच्चे के साथ घर छोड़कर जादूगर के साथ भाग गई है। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लगेगी निषेधाज्ञा। युवाओं को नशे की लत से बचाने और रांची के स्कूलों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया जाएगा। हुक्का बार में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के प्रवेश रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को समाहरणालय में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हुई बैठक में यह निर्देश दिया। राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन के आलोक में यह निर्देश दिया गया कि साथ ही जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त के अनुसार हर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों, तंबाकू युक्त गुटखा आदि की बिक्री प्रतिष्ठानों में की जाती है। इससे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में धारा 144 लगाने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में अफीम की खेती नष्ट करने में कठिनाई होती है। इसे नष्ट करने के लिए मशीन का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में 12 जून से शुरू होगी 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति, शेड्यूल जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अगले चरण में आयोजित होने वाली विभिन्न पत्रों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद के लिए परीक्षा दिनांक 12 जून से तथा स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के लिए परीक्षा 23 जून से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य पद के अंतर्गत पहले एवं दूसरे पत्र की परीक्षा में प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य के अंतर्गत पहले, दूसरे और तीसरे एवं चौथे पत्र का प्रवेश पत्र भी अलग अलग जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित जिला की जानकारी परीक्षा की तिथि से 1 सप्ताह पहले तथा प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। सरकार 50,000 गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी। रांची समेत राज्य के विभिन्न शहरों में काम कर रहे 50,000 से अधिक गिग श्रमिकों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी। ये गिग कामगार वे हैं जो ऑनलाइन कंपनियों के लिए भोजन सामान की डिलीवरी समेत अन्य सेवाएं देते हैं। श्रम एवं नियोजन विभाग के अधिकारी जल्द ही ऑनलाइन कंपनियों के साथ वर्कशॉप पर वापसी सहमति बनाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव विधानसभा में भेजा जाएगा। वहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। श्रम विभाग के अफसरों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जाने से गिग श्रमिकों की आय सुनिश्चित हो सकेगी, शोषण संबंधित शिकायत का निवारण होगा, वहीं वाहन दुर्घटना होने पर सरकारी मदद मिल सकेगी। ये कैसी मां है, झारखंड में जहर देकर जिगर के टुकड़ों की छीनी सांसें, 15 दिन में 2 बच्चों की मौत। धनबाद जिले के गोमो में मां ने 5 साल के बेटे को प्रसाद खाने के लिए दिया। प्रसाद खाते ही बच्चा अचेत हो गया। नर्सिंग होम में ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत बता दिया। घटना गुरुवार की सुबह हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चैता गांव की है। बच्चे की मौत के बाद उसकी मां पायल देवी शक के घेरे में है। हरिहरपुर थाना की पुलिस संदेह के आधार पर मासूम की मां पायल देवी तथा पायल देवी के मौसा अशोक करमकर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बच्चे के पिता पशुपति करमरकर ने हरिहरपुर पुलिस को आवेदन देकर पत्नी और उसके मौसा आमटाण के अशोक करमरकर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिहरपुर थाना प्रभारी गिरधर गोपाल ने ग्रामीणों की सूचना पर चैता गांव से गुरुवार सुबह पशुपति कर्मकर के 5 वर्षीय बेटे सन्नी कुमार का शव बरामद किया। कागजी कार्रवाई के बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि 15 दिन पहले भी पशुपति करमरकर ने 9 महीने के मासूम बेटे अमन कुमार की मौत हो गई थी। स्टेन स्वामी की तरह हेमंत के साथ अन्याय, कल्पना की पोस्ट पर बवाल। बीजेपी बोली अपने ही खेल में फंसे। लोकसभा चुनाव अपने पक्ष में बेहतर परिणाम आने के बाद झामुमो खुलकर भाजपा पर हमलावर है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल और फादर स्टेन स्वामी के निधन का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन के द्वारा भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के फेसबुक वॉल से कल्पना सोरेन ने लिखा है कि जैसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया, आज ठीक उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर हो रहा है। ऐसे में आज हर एक झारखंडी को हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है, वरना ये झारखंड को
मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे। कल्पना ने यह भी लिखा है कि लोकसभा चुनाव 84 वर्षीय जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई अनुचित मौत का ऐसे में आज हर एक झारखंडी को हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है, वरना ये झारखंड को मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे। कल्पना ने यह भी लिखा है कि लोकसभा चुनाव 84 वर्षीय जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई अनुचित मौत का बदला लेने की शुरुआत है। उनकी मौत भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर एक काला धब्बा है। दशकों से आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए वकालत एवं लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टेन की काफी अधिक आयु और पार्किंसंस रोग के बावजूद भाजपा ने उन पर आतंकवाद के झूठे आरोप लगाए थे। आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा टीचर्स को मिलेगी 5% की छूट। दिव्यांग पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षकों को 5% की छूट मिलने वाली है। SC, ST, OBC के तर्ज पर 35% अंक लाने पर भी दिव्यांग पारा शिक्षक पास कर दिए जाएंगे। नियमावली में इसको लेकर संशोधन हो रहा है। नियमावली संशोधन के बाद दूसरी आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा और परीक्षा ली जाएगी। जैक ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिया है। पहली आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे उनका भी क्वालिफाई अंक 40% हो गया था। जैक ने तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए SC, ST और OBC पारा शिक्षकों के समान 35% अंक दिव्यांग पारा शिक्षकों को देने का प्रस्ताव दिया है। आंधी बारिश में पेड़ के नीचे आम चुन रहा था शख्स, वज्रपात से मौत। रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दिंदली गांव में आम चुन रहे व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। मृतक की पहचान धनंजय योगी के रूप में की गई है। मृतक कुड़बा हाथू गांव का रहने वाला था, जो मजदूरी करने के लिए दिंदली गांव गया हुआ था। दोपहर में खाना खाने के बाद आम पेड़ के नीचे छांव में चला गया और वहां आम चुन रहा था। इस दौरान गांव के कई लोग भी वहां मौजूद थे। अचानक हल्की आंधी तूफान और बारिश होने लगी। उसी दौरान गांव के लोग वहां से भाग गए, लेकिन मृतक अकेले ज्यादा आम चुनने के चक्कर में वहीं रुक गया। इस दौरान वज्रपात हो गया। इससे वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक बारिश होने के कारण वह वहीं तड़पता रहा और जब तक लोग देखते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाना आई है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजन मुकेश नाग ने कहा कि मृतक आम पेड़ के नीचे आम चुन रहा था। इसी दौरान वज्रपात से उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर में मानगो थाना अंतर्गत दाइट गुट्टू में बेखौफ अपराधियों ने 4 घरों को बनाया निशाना। लाखों के जेवरात और मोबाइल फोन लेकर भागे। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए ज्वेलरी लूट कांड का उद्भेदन करने के बाद गुरुवार को शहर के व्यवसायियों एवं कारोबारियों ने जिला पुलिस के पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। वहीं जमशेदपुर SSP ने शहर में अपराध पर नकेल कसने का भरोसा दिलाया। वैसे 24 घंटा भी नहीं बीते कि बेखौफ अपराधियों ने मानगो थाना अंतर्गत दाई गुट्टू में 4 घरों को निशाना बनाया, जहां से लाखों के जेवरात और मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। बताया जा रहा है कि चोरों ने राजू प्रजापति के घर से 2 से 2.5 लाख के जेवरात चुरा लिए, जबकि 3 अन्य घरों से मोबाइल फोन ले उड़े। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घर के आंगन में सोई महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड के जामपानी कुसुमटोली में बीते रात एक जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। गर्मी का मौसम होने के कारण महिला घर के आंगन में सोई हुई थी, तभी अचानक हाथी आ धमका। हाथी को भगाने के क्रम में उसने महिला को कुचल डाला। सूचना मिलते ही प्रखंड प्रमुख विपिन पंकज मिंज, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद कारू, वार्ड सदस्य समाजसेवी राजेश टोप्पो, ग्राम प्रधान प्रभा बरला, वार्ड सदस्य अजद अफरीदी आदि पहुंचे एवं प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद थाना के स्टाफ एवं फॉरेस्ट विभाग के स्टाफ घटना स्थल पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में लगे हुए हैं। 32 बंदरों की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाने मौत की असली वजह। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सोरठ गांव में हुए 32 बंदरों की मौत का कारण पता चल चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि आखिर बंदरों की मौत कैसे हुई है। दरअसल एक कुएं से 32 बंदरों के शव बरामद किए गए थे। उस समय आशंका जताई जा रही थी कि सभी बंदरों की मौत कुएं के पानी में डूबने से हुई है। पूरे मामले में वन विभाग की टीम ने जाँच टीम बनाकर सभी बंदरों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को दफना दिया गया था। पूरे मामले में बंदरों के पोस्टमार्टम के लिए पशुपालन विभाग ने 3 पशु चिकित्सकों की टीम बनाई थी। इसमें ट्यूरिंग पशु चिकित्सक BAHO VS पलामू शामिल थे। तीनों डॉक्टरों ने सभी 32 बंदरों के शवों का पोस्टमार्टम किया था।
32 बंदरों की मौत की वजह अस्फीसिया बताई गई है। यह वह स्थिति होती है जब कोई सांस नहीं ले पाता, जिससे मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पानी में रहने की वजह से अस्फीसिया की स्थिति पैदा हुई और सभी की मौत हो गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।